नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में वोटर लिस्ट पर घमासान तेज है। कांग्रेस समेत 9 विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग बिहार में प्रयोग कर रहा है। दिल्ली से लेकर पटना तक चुनाव आयोग में जाकर विपक्ष के नेता अपनी बात रख रहे हैं। विपक्ष को डर है कि उनका वोट बैंक कहीं वोटर लिस्ट से निकाल ना दिया जाए। वहीं महाराष्ट्र में तेजी से सियासी समीकरण बदल रहे हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने के मंच से कांग्रेस के दूर रहने पर संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस को दिल्ली से कार्यक्रम में न जाने का कोई आदेश नहीं दिया गया था। इस मुद्दे पर हमारी कांग्रेस से चर्चा हुई थी, उनकी कुछ जरूरी बैठकें थी, इसलिए कांग्रेस के नेता उस दिन मंच पर मौजूद नहीं हो सके। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। बिहार वोटर लिस्ट पर विपक्ष का असली खेल क्या है? देखिए, असली खेल तो बिल्कुल साफ है। आप वक्त का जब मसला आया तो यही लोग तो गए थे जी। जो 9 पार्टियां अभी इलेक्शन कमीशन को लेकर के SIR के ऊपर वो गए हैं, ज्यादातर तो वही लोग हैं, वही वकील भी है, सेम फेस, वही चेहरे, ये वही लोग हैं, वही संगठन है, वही सब लोग हैं जो राम मंदिर भी खिलाफ थे। ये वही लोग हैं जो ट्रिपल तलाक के ऊपर, UCC के ऊपर कोर्ट में पहुंचे थे जी। तो ये तो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि वक्फ के प्रोटेस्ट में और ये SIR जो चुनाव आयोग नया लिस्ट बना रहा है, इसमें कोई ना कोई तो कनेक्शन है। ये वही लोग हैं जो इमारते शरिया कि जो हिंदुस्तान में शरिया कानून कैसे लागू करना है उसके लिए कटिबद्ध है, उसके लिए लड़ाई लड़ रही है। उसके मंच पे आप पहुंच जाते हो तो कहने का मतलब ये है कि इनके पेट में जो दर्द हो रहा है वो उसका खास कारण है। उसका खास कारण ये है कि ये जो मुस्लिम समाज के अंदर फर्जी वोटर्स की जो संख्या है, चाहे उसमें बांग्लादेशी हों, चाहे माइग्रेंट लेबरर्स हों, चाहे वो रोहिंग्याज हों, चाहे बिहार के अंदर बंगाल के लोगों का नाम, उड़ीसा के लोगों का नाम, यूपी के लोगों का नाम, ये इस तरीके से डेमोक्रेसी के नाम पे इन लोगों ने जो तमाशा कर रखा है, हर जगह आधार कार्ड इशू करवाया है। वे जितने बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, दिल्ली में जो पकड़े जा रहे हैं, सबके पास आधार, सबके पास राशन कार्ड और सबके पास इलेक्शन कार्ड। वो कहते हैं कि भाई देखिए हम तो हिंदुस्तानी हैं, सब ये बता रहे हैं कि ये हैं, और जब उनको पकड़ा जाता है मालूम चल रहा है कि उनके फोन में ऐप है, वो बांग्लादेशी हैं सब। वो बांग्लादेश में चाचा मामा काका सबके साथ जो है बातचीत कर रहे हैं, हवाला से पैसा ट्रांसफर हो रहा है। आप ब्रेजन तरीके से इतना इलीगल काम आप एक साथ करेंगे और दुहाई देंगे डेमोक्रेसी की? तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा बकवास बंद करो यार। आप ये समझिए किसी भी डेमोक्रेसी में और सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई मामला चला जाए कि लाखों की संख्या में लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट से काटा जा रहा है, वो तो 12 बजे रात में दरवाजा खोल देंगे कि भाई अभी पहले आओ, पहले फैसला करते हैं। ये इतना सीरियस मसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ठीक है भाई, इतने बड़े बड़े वकील सब लोग, वही वकील सब जो वक्फ बोर्ड वाला वकील सब है, सब आया, बोले ठीक है सुनवाई करेंगे, 10 तारीख को देखते हैं। 3 लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, अभी ये जो कार्रवाई चल रही है उसको बंद करवाइए, इसको बंद करवाना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बंद नहीं होगा, 10 तारीख को सुनते हैं आपकी प्ली क्या है। अब ये प्ली करेंगे तो 10 तारीख को नोटिस दिया जाएगा। अब इफ इट ऑल कोर्ट कन्विंस हो जाती है तो नोटिस दिया जाएगा, तो उसका जवाब भी मांगा जाएगा, तो 3-4 दिन जवाब में भी जाएगा। जब जवाब आएगा तो फिर सुनवाई होगी, मतलब 15-16 तारीख क्रॉस कर जाएगा। और रोज 70 लाख के आसपास जो है फॉर्म आ रहा है। तो अगले 5-7 दिनों में, अभी 21% हो चुका, तो अगले 5-7 दिनों में
वो सारा लिस्ट तैयार हो जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा इलेक्शन कमीशन बोलेगा हुजूर हम तो बना लिए, अब तो वेरिफिकेशन पे जा रहे हैं। संवैधानिक संस्था है तो इनको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन हाँ इन्होंने अपना चाल चरित्र चेहरा दिखा दिया कि वोट बैंक की गंदी राजनीति की वजह से ये लोग इनके हाथ में सत्ता आ जाए तो पाकिस्तानियों को भी वोटर लिस्ट बना करके यहां पे जो है वोटर बना दें। तो ये तो नहीं चलना चाहिए। देश की जनता को भी देखना चाहिए और मीडिया में भी खामखा का इस पे बहस नहीं होना चाहिए। विपक्ष के इस रुख को ये हर बार में हर चीज में जो कुछ भी अच्छा होता है देश में उसका जो विरोध करते हैं इनको भी बेनकाब करना चाहिए। जी, विपक्ष की तरफ से विरोध की धमकी दी गई है, आंदोलन करने की धमकी दी जा रही है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग पर दबाव की रणनीति? देखिए, अगर आप लीगल तरीके से चलते हैं, कानूनी तरीके से चलते हैं तो कानून का सहारा लोगे, लेकिन अगर आपने मान लिया है कानूनी तरीके से भी अपनाएंगे, उसके बाद सड़क पर हंगामा भी करेंगे, तो आपको न सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा, न चुनाव आयोग पर भरोसा, न इस देश की व्यवस्थाओं पर भरोसा, तो आपको इस देश पर भी भरोसा नहीं है। चुनावी बहिष्कार कर दो, वो नहीं करोगे, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाए, चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा हुई, उसके बाद इन्होंने पैतरे बदल लिए। चुनाव नहीं लड़ेगी पार्टी तो नहीं पार्टी चुनाव लड़ेगी, हम खुद नहीं लड़ेंगे, अपनी जगह बेटी को चुनाव लड़वाएंगे। इल्तिजा मुफ्ती ने चुनाव लड़ा, वो खुद पार्टी लगा कि पार्टी में विद्रोह हो जाएगा, अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर पार्टी खत्म हो जाएगी, जैसी कम्युनिस्ट पार्टियों में चली थी कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम भरोसा नहीं रखते हैं। तो पता चला कि कम्युनिस्ट पार्टी वाले सोचने लगे कि हमारे पास रहेगा कौन जब चुनावी प्रक्रिया में नहीं जाएंगे। तो इन लोगों ने मैनिफेस्टो चेंज किया कि नहीं, चुनाव तो लड़ेंगे, अंदर जाकर हम इस देश को तोड़ेंगे, व्यवस्था को तोड़ेंगे और क्रांति करेंगे। अब इन लोगों की स्थिति यही है। आपने क्या किया, आपको आपत्ति लगी, दिक्कत लगी, 11 पार्टी के ये नेता सब गए, जिसमें इनसाइडर आउटसाइडर भी था। मान लेते हैं राजद को वहां पर इंटरेस्ट है, चलो राजद के नेता गए, कांग्रेस के नेता गए, लेकिन ये एनसीपी शरद पवार की पार्टी, इन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया फौजिया खान को। दूसरी तरफ ये उद्धव ठाकरे की पार्टी अनिल देसाई को भेज दिया। ये उद्धव ठाकरे कौन सा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये एनसीपी कौन सा चुनाव, इन लोगों को तो छोड़ दीजिए, जिसके बारे में बिहार के लोग जानते भी कम होंगे, ना के बराबर डीएमके तमिलनाडु की पार्टी, उसने भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा। जैसे बिहार में सबसे ज़्यादा समस्या उन्हीं को होने वाली है। ये सारे लोग गए, चुनाव आयोग ने बताया कि देखो भाई ये 11 डॉक्यूमेंट्स है, अगर इतने में से एक भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास नहीं है तो जिन लोगों के पास नहीं है उसको यहाँ वोट देने का अधिकार नहीं है। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो फिर आप वोटर कैसे होगे, आप तो नागरिक बनने के लायक नहीं हो। तो वो स्थिति, वहां से बाहर निकले, हंगामा किया, सुप्रीम कोर्ट में जाने की धमकी, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है तो उससे पहले आपने कह दिया 10 तारीख को सुनवाई होगी, तो 9 तारीख को हम हंगामा करेंगे, क्योंकि ये कपिल सिब्बल के काम करने का तरीका है। वक्फ बोर्ड पर वही किया था कि पहले हंगामा हो और उसके बाद कोर्ट में जाकर दलील ले दें कि देखिए इस मामले से इतना हिंसा फैल रहा है, दंगा हो जाएगा, इसलिए अंतरिम आदेश जारी कीजिए, रोक लगा दीजिए। ये वक्फ बोर्ड वाले पर भी यही तर्क था और ये 9 तारीख को चक्का जाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन चीज़ों से होना कुछ नहीं है, क्योंकि अगर बिहार के लोगों को सही जानकारी नहीं मिलेगी तो उस कंफ्यूजन के कारण इनको फायदा हो सकता है। लेकिन अब जो सघन अभियान चल रहा है चुनाव आयोग का भी और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान की पार्टी, ये सारे मिलकर भी अभियान चला रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट की जरूरत है। सरकार उन लोगों को बाहर कर रही है, यानी कि चुनाव आयोग उन लोगों के खिलाफ अभियान चला रहा है जो यहां के वोटर नहीं है, बाहर से आते हैं, जो यहां पर रहते नहीं हैं, यहां वोट देने के लिए आते हैं, जिनका 3 स्टेट में, गुजरात में भी वोटर आईडी कार्ड है, महाराष्ट्र में भी वोटर आईडी कार्ड है, उनका बंगाल में भी वोटर, जहां रहता है वहां भी वोटर आईडी कार्ड है और जहां का है वहां भी वोटर आईडी कार्ड है। तो ये जो अभियान चल रहा है उसके बारे में लोगों को जानकारी हो गई है, इसलिए कुछ समय के अंदर ये केवल पॉलिटिकल वर्कर जो इनके कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर आएंगे और वक्फ बोर्ड की तरह ये भी आंदोलन धीरे धीरे टाटा फिश हो जाएगा। बिल्कुल,
इधर महाराष्ट्र में भी तेजी से जो सियासी समीकरण हैं वो बदल रहे हैं, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। देखिए, ये बेकार का बहस है जी। ठाकरे बदर सारे में क्या हो जाएगा। 0 × 0 = 0। कांग्रेस की भूमिका को लेकर सवाल। हाँ, अब कांग्रेस पार्टी तो कंफ्यूज तो शुरू से है। जी। जब इनको उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना था तब विचारधारा दिमाग में नहीं आया। हम वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, मुंह में ताला लग गया है राहुल गांधी का कि भाई सावरकर के ऊपर आप एक शब्द नहीं बोल पाते। पहले सावरकर को आप बहुत सारी चीजें हैं ना। अब नीम के ऊपर कड़ेला आ गया। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को लेकर के आ गए, वो हार्डकोर हिंदूवादी। तो ये लोग गए नहीं, ये लोग गए नहीं। और जब ये लोग नहीं गए तो पत्रकारों ने पूछना शुरू कर दिया कि क्या बात है। ऑब्वियस सी बात है, राज ठाकरे के साथ चुनाव लड़ने का खतरा कांग्रेस पार्टी नहीं मोल सकती। दिस इज एज सिंपल एज दैट। एक तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बवाल मचा हुआ है कि तुमने उद्धव ठाकरे के साथ क्यों हाथ मिलाया। जब इनकी सरकार चल रही थी तब भी 26 विधायकों ने चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को कि हमें तो कोई चारों तरफ से जूते पड़ रहे हैं। घटिया विभाग भी दे दिया, न माल आ रहा है और पब्लिक के बाहर जा रहे हैं तो पब्लिक हम लोग को गाली दे रही है। तो खैर, उद्धव ठाकरे के क्रेडिट में इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने अपने आप को बदला, कांग्रेस के विचारधारा के मुताबिक अपने आप को सेकुलर बना लिया। अब सेकुलर तो आप बन गए, सत्ता गई, पार्टी टूटी, सब कुछ टूटा, तो अब उद्धव ठाकरे के लोग ही कह रहे हैं कि भैया अब वापस चलो। अब बीच में आ जा रहे हैं, लाख मना करने के बावजूद। ये संजय राउत जो है, ये बताया जा रहा है कि राज ठाकरे कैसे साथ में ना आए, उसका वो मेन जो आइडिया देने वाला था कि नहीं, उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे को एक साथ नहीं आना, क्योंकि इसकी राजनीति कमजोर होगी। क्योंकि दोनों आ जाएगा एक साथ तो फिर बहुत सारी चीजें वो भी मांग करेगा ना। इनका राज्यसभा अब खत्म होने वाला है, राज्यसभा वापस जा पाएगा नहीं जा पाएगा, परिवार तो एक ही हो जाएगा, ये तो बाहर आउटसाइडर, ये फंस जाएंगे। तो उनसे पूछा गया कि भाई कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आई, तो इन्होंने कह दिया कि भाई दिल्ली से मना नहीं किया गया। अच्छा, राहुल गांधी ने फोन करके बताया तुमको? वहां रैली हो रही है, दिल्ली से समर्थन दिया गया क्या? क्या हम इस रैली में समर्थन देते हैं, इस रैली में प्रेजेंट रहेंगे? वहां अलग कमेटी बनाई है कांग्रेस पार्टी ने, इस सारे सिचुएशन को जो है वो ध्यान देने के लिए। चौहान साहब जो है उसमें जो है उनका भूमिका तय किया गया है कि जरा सबसे बात करो भाई क्या करना है, यहां पे लुटिया डूब गई है। तो कोई फर्क नहीं। ये देखिए, ये मीडिया के अंदर एक खामखा बवाल क्रिएट किया जा रहा है। 1% वोट आया था, 129 सीट पे चुनाव लड़ा था राज ठाकरे, तो 1% वोट और ये बचा खुचा क्या है। ध्यान इन लोगों का बीएमसी के ऊपर है, और जो साफ साफ दिख रहा है कि अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो फिर वही प्रकाश अंबेडकर वगैरह के साथ मिलकर के एक अलग धारा बनेगा, और कांग्रेस पार्टी एनसीपी वो अलग लड़ेगी, और शिवसेना, शिंदे और भारतीय जनता पार्टी, तो वहां पे एक ट्रायंगुलर लड़ाई होगी जिसमें आराम से इस लड़ाई की वजह से भारतीय जनता पार्टी और शिंदे बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीत जाएंगे। बिल्कुल। अभी तक महायुति और महाविकास अघाड़ी 2 गुटों में बटे हुए थे, लेकिन अब तीसरा, क्या कांग्रेस तीसरा गुट बनाएगी? देखिए, कांग्रेस क्या बनाएगी? उद्धव और राज ठाकरे अगर एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच से एक और नया गुट बनेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि राज ठाकरे के साथ जो लोग हैं वो शिवसेना में जाना होता तो एकनाथ शिंदे या फिर उद्धव ठाकरे के साथ नहीं जाते। उसकी अलग पहचान है। इन लोगों ने राज ठाकरे का हाथ थामा है इसलिए कि शिवसेना यूबीटी जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, अभी उद्धव ठाकरे की पार्टी, पहले शिवसेना इन्हीं की पार्टी होती थी, ये बंटवारा से पहले, शिंदे के अलग होने से पहले। तो इन लोगों के साथ रह के जो हमें नहीं मिल सकता, उसके साथ रह के जो कहते हैं ना ये लोग कि सदन किसी का भी हो, सड़क हमारा होगा, सड़क पर गुंडागर्दी करेंगे, वसूली करेंगे, हमारा अपना अधिकार होगा।
ये राज ठाकरे इतने दिनों से राजनीति कर रहे हैं। बाला साहब ठाकरे के समय ही अलग हुए थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे को पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया गया था। और उस समय से अलग होने के बाद इनके हाथ में न बीएमसी में बहुत ज़्यादा सफलता मिली, 5-7 कारपोरेटर बना लेंगे, न विधानसभा या लोकसभा में तो जीरो ही रहा। फिर भी ये पार्टी सरवाइव कर रहे हैं और ये अपने आप को मुंबई का बड़ा नेता मानते हैं। किस आधार पर? केवल और केवल कि कुछ हजार कार्यकर्ता भी हंगामा खड़ा कर सकता है, जीत हार अपनी जगह पर है। और ये उद्धव ठाकरे सोच रहे हैं कि बीएमसी के अंदर राज ठाकरे और हमारे आने से एक तो परसेप्शन बदलेगा कि शिंदे अलग हुआ है तो शिवसेना अलग नहीं हुआ, ये परिवार एक हो चुका है। लेकिन इसके अंदर से क्या चल रहा है, जैसे संजय राउत की बात है, संजय राउत को केवल महाराष्ट्र की राजनीति नहीं करनी है, वो राज्यसभा में जाता है, वो लोकप्रिय नेता नहीं है, उसको करनी है दिल्ली की राजनीति, मतलब दिल्ली की लॉबिंग की पॉलिटिक्स। अगर ये दोनों एक साथ आ भी गया तो आगे पॉलिटिक्स किसके साथ करेगा? ये दोनों तो सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति करेंगे, महाराष्ट्र से बाहर जाना नहीं है, लेकिन उसकी लॉबिंग फेल हो जाएगी। ये दोनों एक मंच पर आता है तो सबसे ज्यादा नुकसान ये संजय राउत को होगा। तो इसलिए उसने पहले ही सीधे करना शुरू कर दिया। ये कांग्रेस की बात आपने बताई, लेकिन इससे पहले भी संजय राउत ने तत्काल बीजेपी के बारे में बोला और राज ठाकरे के बारे में बोला कि अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आते हैं तो ये मराठी का मुद्दा है। लेकिन उससे पहले राज ठाकरे को ये समझना पड़ेगा कि वो दिल्ली में जाकर अमित शाह से मिलते थे, यहाँ फडणवीस से मिलते थे, कितनी मीटिंग हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ मीटिंग हो चुकी है। तो इन लोगों के साथ मीटिंग से कोई फायदा नहीं हुआ, आगे ये मीटिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब आप आइए तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आइए, और भारतीय जनता पार्टी का विरोध जैसे ही शुरू होता है शिवसेना के अंदर, तो पहले भी शिवसेना टूटी है और इस बार भी अगर ये दोनों भाई मिलकर सीधे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर एक बार बिखराव होगा, क्योंकि इनको पता है कि हमारा मेन एजेंडा कभी भी भाषा नहीं हो सकता, ये कुछ समय का एजेंडा है। मेन एजेंडा शिवसेना या राज ठाकरे के एमएनएस का हिंदुत्व का है। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ समय से जैसे हिंदुत्व के एजेंडे को पकड़ा है, अपने कुछ फायर ब्रांड लीडर तैयार किए हैं, उसके बाद इन लोगों की कमजोर स्थितियां दिखने लगी है। और अगर ये लोग फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के मूड से आएंगे तो इसका मतलब है शिवसेना यूबीटी या राज ठाकरे की एमएनएस, ये दोनों में स्प्लिट होगा, एक और नई पार्टी बनेगी, उसका भी गठबंधन बीएमसी के अंदर ही किसी दूसरे पार्टी के साथ होगी और हो सकता है वो एनडीए का ही पार्टनर बन जाए। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 साल के बाद एक साथ आकर उन्होंने हलचल जरूर तेज की है, लेकिन अभी महाराष्ट्र के दो दल हैं वो महायुति और महाविकास अघाड़ी में बटे थे। ठाकरे ब्रदर्स के मिलन के बाद कांग्रेस नए सिरे से रणनीति बनाने में जुट गई है ताकि वो बीजेपी से लड़ सके। वहीं बिहार वोटर लिस्ट पर भी विपक्ष खुद की साख बचाने की कवायद में जुटा है, लेकिन विपक्ष को हर बार मुंह की खानी पड़ रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।